अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। नाम तो उसका राजकुमार श्रीवास्तव था, लेकिन बस्ती वाले उसे राजू तांगे वाले के नाम से पुकारते थे। तांगा चलाना उसका पेशा था। वो गरीब और सादा किस्म का आदमी था। ये उन दिनों की बात है जब रिक्शा टैक्सी आम नहीं थे। लोग ज्यादातर तांगे की सवारी किया करते। अब तो तांगे की जगह रिक्शों ने ले ली है और टैक्सी तो ऑनलाइन इंटरनेट पर दस्तयाब है। लेकिन हमारी कहानी तांगे के दौर की है। बस्ती का नाम रामपुर था, जो शहर से 10 मील के फासले पर वाक़या थी। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था, जिसकी उम्र 5 साल थी। राजू दिन भर शहर से गांव और गांव से शहर के दरमियान अपना तांगा चलाता था और सूरज ढलते ही आखिरी सवारी बिठाकर बस्ती वापस आ जाता। वो इतना कमा लेता था कि बीवी बच्चे को खुश रख सकता था। कभी किसी से उधार नहीं लिया था। वो मेहनत मजदूरी पर यकीन रखता था। वो अभी जवान था। रामपुर के इकलौते प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात तक पढ़ा हुआ था। वो हिंदी अखबार पढ़ लेता था। अपने परिवार से बेहद मोहब्बत करता था। राजू की बीवी का नाम मधु था। राजू उसे प्यार से मधुबाला के नाम से पुकारता था। वो थी ही इतनी सुंदर, जो किसी भी अदाकारा से कम नहीं थी। बच्चा भी उसकी तरह गोरा चिट्टा था, लेकिन राजू बेचारा शक्लो सूरत का सादा सा था। गंदमी रंग लेकिन दिल का साफ इंसान था। राजू के बेटे का नाम दीपक था, जो दोनों मियां बीवी के दिल का चैन था। राजू एक कच्चे मकान में रहता। घर का सहन काफी वसी था, जहां वो अपना घोड़ा बांधता। बस्ती खासी बड़ी नहीं थी, बस कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल छोटी सी बस्ती थी, जहां बस्ती वाले बहुत प्यार से रहते थे। ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते, जबकि चंद लोग बंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी किस्मत आजमाई करने चले जाते। रामपुर की बस्ती जमुना नदी के मशरकी किनारे पर वाक़या थी। लोग अमीर नहीं थे, बल्कि गरीब से। वसाइल बहुत कम थे, लेकिन मेहनत कश बस्ती वाले जीवन से मायूस नहीं थे। काफी हौसले वाले लोग थे। साल नया शुरू हो चुका था। सर्दियों का मौसम अपने अरूज पर था। रामपुर उन दिनों बर्फानी हवाओं की लपेट में था। इस खित्ते में बर्फबारी तो नहीं होती थी, लेकिन बर्फानी हवाएं जरूर चलती थी। जमुना नदी की वजह से यहाँ ठंड में अच्छा खासा इजाफा हो जाता था। शदीद सर्दी की वजह से कई किसान अपने जान से हाथ धो बैठे थे और ऐसी खबरें आए दिन टीवी और अखबारात में चलती रहती थी। जमुना किनारे आबाद रामपुर की बस्ती उन दिनों शदीद धुंध की लपेट में थी, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी ठप पड़ा हुआ था। लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए धड़ाधड़ लकड़ी का ईंधन और कोयला जमा कर रखा था, और यही हालात राजू के भी थे। उसने कोयले की बोरी उतारी और अपनी पत्नी को आवाज दी। मधु ने कोयले की बोरी उतारने में उसकी मदद की। राजू ने घोड़े को बांधा और चारा दिया। मधु उसके लिए रोटी ले आई। दीपक के बाबू, सर्दी में काफी इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में आप कुछ दिनों के लिए आराम करें। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा। लोग सर्दी से मर रहे हैं। मौसम जब साफ हो जाएगा तभी काम पर चले जाना। राजू रोटी के नवाले लेते हुए बोला, मेरी प्यारी मधुबाला, चिंता क्यों करती हो? अरे भगवान, यही तो दिन है कमाई के। मौसम में गर्मा में तो धंधा चौपट हो जाता है। बस्ती वाले सर्दी में ज्यादा शहर का रुख करते हैं। अगर यूं मैं सर्दी से घबरा कर घर बैठ जाऊं तो तुम लोगों का पेट किस तरह पालूंगा? सच पूछो तो मधु, जब मैं थका हारा काम से वापस आता हूँ तो तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देखकर सारी थकन दूर हो जाती है। मुझे खुशी है कि तुम जैसी पत्नी मिली। और फिर वो काफी देर तक बातें करते रहे। रामपुर गरीबों का इलाका था, मगर यहाँ बिजली जरूर थी। बस्ती वाले सादा जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ फ्रिज और टीवी किसी किसी घर में मौजूद था, जबकि अक्सर लोग इन चीजों से महरूम थे। कभी कभार किसी घर में वीसीआर चलता और पूरी बस्ती के बच्चे उस घर में जमा हो जाते। बच्चों के साथ बड़े बूढ़े भी अपनी मनपसंद फिल्म देखकर लुत्फानंदोज होते। राजू भी कभी कभार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पड़ोस वाले घर में फिल्म देखने चला जाता। उसे मधुबाला की फिल्में बहुत पसंद थी, शायद इसी वजह से कि उसकी पत्नी का नाम भी मधु था। आज के दौर ने तो वो सारे मजे खत्म कर दिए। कहाँ रही वो मोहब्बत, सादगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना। आज तो हर घर में टीवी है, मोबाइल है, नेट भी है, लेकिन फिर भी लोग अकेले हैं। किताबें छूट गईं, उनकी जगह हाथों में मोबाइल आ गए। लाइब्रेरियां वीरान हो गईं और नेट कैफे आबाद हो गए। रामपुर की बस्ती काफी अरसे से पुरअमन थी।
कोई इक्का दुक्का वाकयात होते रहते कि किसी जंगली जानवर को कोई जंगली चीता ले गया या किसी लकड़हारे को सांप डस गया। मतलब सैलाब की तबाहकारियों के बरक्स जंगल काफी शांत था। ऐसा भी नहीं था कि जंगली जानवर कम थे, जंगली जानवरों की बहुतात थी। उनमें शेर, हाथी, भालू, चीते वगैरह शामिल थे और छोटे मोटे खरगोश और सांप। लेकिन बस्ती वाले उनके शर से महफूज थे। बड़े बूढ़े तो जंगल की खतरनाक कहानियां सुनाते रहते। लेकिन मौजूदा वक्त में रामपुर एक पुरअमन इलाका था। रात के वक्त शेर, हाथी के चिल्लाने की आवाजें दूर से सुनाई देती, लेकिन बस्ती वाले इन आवाजों पर कान नहीं धरते थे। उनके मुताबिक जंगली दरिंदे रामपुर से डरते हैं और यहाँ का रुख नहीं करते, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता था। आज बारिश की वजह से रास्ते पर कीचड़ जमा हो गया, जिसकी वजह से लोग घरों से बाहर कम निकले थे। शाम हो गई थी और राजू तांगे वाला खासा परेशान दिखाई दे रहा था। सुबह से कोई सवारी नहीं मिली थी। लगता है आज खाली हाथ घर वापस जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो रुक गया। वैसे तो सूरज ढलते ही राजू वापस घर आ जाता, लेकिन आज तो वो हालात उसके बरक्स थे। वो इस उम्मीद पर मजीद वहां रुका कि शायद कोई मुसाफिर मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो लारी अड्डा खाली खाली नजर आ रहा था। रात के 8 बज रहे थे कि एक जोड़ा राजू के पास आया। एक लड़का और लड़की जिनकी शायद नई नई शादी हुई थी, जो उनके लिबास से लग रहा था। लड़की नौउम्र थी, उसकी मांग में सिंदूर लगा था और बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था। नमस्ते भाई तांगे वाले, हमारी नई शादी हुई है और हमें शांति नगर गाँव जाना है। हमारे साथ कुछ सामान भी है। हम जयपुर से आए हैं। काफी देर हो गई है और काफी समय से हमें कोई सवारी नहीं मिल रही। एक टैक्सी वाले ने तो हमारी मजबूरी को देखकर काफी सारे रुपयों का कहा। भैया आप शांति नगर चलेंगे? राजू वैसे भी खाली जा रहा था। उसने मुनासिब किराया बताया तो दोनों खुशी खुशी उसके तांगे पर बैठ गए। सामान भी रख लिया। चलो भैया, पैसों की चिंता मत करना। राजू ने भी घोड़े को हाँका। शहर की मरकजी सड़क से होता हुआ राजू का तांगा अब जंगल की पगडंडियों पर दौड़ा चला जा रहा था। लड़का लड़की प्रेम की बातें कर रहे थे, जबकि राजू का ध्यान कच्चे पक्के रास्तों पर था। रामपुर से पहले शांति नगर आता था, जिसके लिए एक अलग सड़क बनी थी, लेकिन जगह जगह से वो सड़क उखड़ी हुई थी और कीचड़ अलग से, जिसकी वजह से तांगे के पहिए बार बार अटक रहे थे। रात की तारीकी बढ़ गई थी और बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। राजू ने गर्म कोट के ऊपर एक स्याह चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन सर्दी भी अपना जोर दिखा रही थी, जबकि नौब्याहता जोड़ा सर्दी से बेनियाज बातों में मगन था। लगता है काफी समय बाद अपने गांव जा रहे हैं। राजू भी वक्फे वक्फे से उनसे गुफ्तगू में शरीके हाल रहा और आखिरकार कोई 2.25 घंटे के बाद शांति नगर आ गया। चूंकि राजू मुतअद्दिद बार यहाँ आ चुका था, इसलिए वो रास्ता जानता था। जोड़ा उतरा और उन्होंने किराया अदा करते हुए राजू का शुक्रिया भी अदा किया। राजू की दिहाड़ी लग चुकी थी। उसने घोड़े को हल्का सा चाबक मारते हुए कहा, चल मेरे घोड़े। रामपुर की तरफ, लेकिन गोली की तरह। बेजुबान जानवर राजू की जुबान समझ गया और सरपट दौड़ने लगा। आते समय तो 3 लोग थे, लेकिन वापस जाते वक्त वो अकेला था। ये सोचते हुए वो काफी डर रहा था, और डरता भी क्यों नहीं। काली रात में जंगल और भी हैबतनाक दिखाई दे रहा था। चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजों और भेड़िए की मखसूस आवाज से राजू तो क्या, उसका घोड़ा भी डरा हुआ था। तांगा अब रामपुर की सड़क पर दौड़ रहा था कि अक्सर राजू की नजर जंगल में बने हुए एक पुराने इमारत पर पड़ी, जिसकी सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ था। वो एक पुराना खंडर था। वो सोचने लगा, ये रात के इस समय इस खंडर की सीढ़ियों पर कौन बैठा है। राजू ने खुद कलामी की और घोड़े को लगाम दी। शायद कोई रास्ता भूल गया है। मुझे इंसानी हमदर्दी के तहत जो कोई भी है, इसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर राजू के कदम उस पुराने खंडर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ा थोड़ा खौफ भी आ रहा था, लेकिन मदद के जज्बे के तहत उसके कदम रुके नहीं। अब उसे सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत के खदोखाल साफ और वाज़ेह दिखाई देने लगे। वो लाल साड़ी में लिपटी जवां साल औरत थी। बड़ी स्याह चादर उसने सर पर ओढ़ रखी थी, जिसके पल्लू से उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। राजू उसके करीब आया। माफ करना, आप कौन हैं और इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं आपको मेरी सहायता की जरूरत तो नहीं? वो औरत खामोश रही। तब राजू की परेशानी मजीद बढ़ गई। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। आपको अगर कहीं जाना है तो मैं आपको तांगे पर छोड़ आता हूँ। वो औरत फिर खामोश रही। अरे मेरी बहन, कुछ बोलो तो सही, तुम बोलती क्यों नहीं? मगर औरत अजीब अंदाज में सर झुकाए बैठी रही। उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था।
वो दुपट्टे में लिपटा हुआ था। वो बड़ा हैरान हुआ कि इस रात के वक्त यहाँ ये अकेली बैठी क्या कर रही है। जब उसने देखा कि वो कोई जवाब नहीं दे रही तो वो मायूस हो गया। अरे अजीब औरत है, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। राजू ने वापसी की राह ली। उसका घोड़ा शदीद डरा हुआ था, शायद कोई डरावनी चीज उसने देख ली। राजू ने उसकी पीठ थपथपाई। चलो दोस्त, हमने अपना फर्ज निभा दिया। शायद घर से भागी हुई कन्या है जो शायद अपने मित्र के इंतजार में बैठी है। घोड़ा हुनहुनाया। शायद वो राजू से इत्तेफाक नहीं कर रहा था। रामपुर तक आते आते आधी रात बीत चुकी थी। घर पर उसकी पत्नी परेशान हाल उसका इंतजार कर रही थी। राजू को आता देखकर वो भागती हुई उससे चिमट गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी। राजू ने घोड़े को बांधा, लेकिन उसके तेवर बदले हुए थे। राजू समझा शायद थकन की वजह से उसका घोड़ा परेशान है। अरे मेरी मधुबाला, कितनी बार समझाया है कि सवारी की वजह से देर सवेर हो जाती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। शांति नगर की सवारी थी, इसलिए देर हो गई। तुम चिंता न किया करो। राजू की बीवी खाना ले आई। खाना से फारिग होकर राजू बाहर सहन में बंधे घोड़े के पास आया, जो अभी तक खौफजदा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ घास भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। राजू को घोड़े की हालत समझ में नहीं आ रही थी। वो अब भी यही समझ रहा था कि घोड़ा शदीद थकावट का शिकार है, पर सच तो यह है कि घोड़े ने वो कुछ देख लिया था जो राजू भी नहीं देख पाया, या फिर राजू ने इर्द गिर्द की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजू का घोड़ा दिन ब दिन लागर और कमजोर होता जा रहा था। घोड़े की ऐसी हालत देखकर राजू सख्त परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने उसे मशवरा दिया कि शहर में किसी अच्छे जानवरों के डॉक्टर को दिखा दो। अगले रोज राजू लारी अड्डे से सीधा अपने घोड़े के साथ जानवरों के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर काफी उम्र रसीदा था। उसने घोड़े का मुआयना किया। घोड़ा बदस्तूर खौफ के आलम में था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर राजू को थमाते हुए कहा, देखो श्रीमान, दवाइयां तो मैंने लिख दी हैं, मगर। राजू ने दवाइयों की पर्ची लेते हुए हैरत से पूछा, मगर क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुछ देर बाद बोला, दवाइयां तो केवल शरीर पर असर करती हैं, लेकिन आपका घोड़ा शदीद डरा हुआ है। लगता है इसने कोई इंतहाई भयानक और खौफनाक किस्म की चीज देख ली है। राजू की परेशानी में और इजाफा हो गया। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, जानवर वो कुछ देख लेते हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। कोई आत्मा, कोई साया, कोई अफरियत या कोई आने वाली आफत। राजू अभी तक बेयकीनी के आलम में था। दिमाग पर जोर लगाओ। घोड़े की हालत कब से ऐसी है? याद करके मुझे बताओ जरा। राजू कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, वो कुछ दिन पहले गांव लौटते हुए काफी देर हो गई। पास वाले गांव में सवारी को छोड़कर मैं अपने गांव रामपुर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर पुराने खंडर की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक कन्या बैठी थी। मैंने पास ही तांगा रोका, लेकिन हैरत की बात है डॉक्टर साहब कि मेरे बार बार पूछने पर भी वो औरत खामोश ही बैठी रही। उसने मुंह पर मुकम्मल दुपट्टा डाल रखा था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सका। वापस आया तो घोड़ा डरा हुआ था। उस दिन के बाद मेरे घोड़े की हालत खराब है और अब वो आपके सामने है। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी इसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वो कन्या नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो कब से जंगलों में भटक रही है। तुम्हारे घोड़े ने उस आत्मा को देख लिया, तभी से वो डर के मारे जी रहा है। जानवर वो देख लेते हैं जो आम इंसान नहीं देख पाते। आपके घोड़े के शरीर की दवाई तो तुम्हें दे दी, लेकिन मेरी मानो तो किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ, उससे पूजा पाठ करवाओ और घोड़े को भी दिखाओ। आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, तुम्हारे घोड़े के पास समय बहुत कम है। राजू को तो यकीन ही नहीं आया वो किस मुसीबत में फंस चुका है। उसने घोड़े के लिए दवाइयां खरीदी। सूरज अभी सर पर था। वो सीधा लारी अड्डे की तरफ आया। आज भी काफी इंतजार किया, मगर सवारी नहीं मिली। सूरज ढल चुका था। रात की तारीकी में इजाफा होता जा रहा था। आज फिर वो मायूस था। उसने घोड़े की तरफ देखा और वापसी की राह ली। उसका खाली तांगा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। पुराने खंडर तक पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। राजू को दूर से एक साया नजर आया जो रास्ते में खड़ा था। राजू ने सुख का सांस लिया कि शुक्र है कोई सवारी तो मिली। करीब आने पर पता चला वो कोई औरत है जिसने अपना चेहरा घूंघट में छुपा रखा था। उसे देखकर राजू का घोड़ा अजीब अंदाज में चीखने लगा। बड़ी मुश्किल से राजू ने उसे लगाम लगाकर काबू किया। अरे क्या हो गया तुझे? राजू डॉक्टर की बातें यकसर भूल चुका था। वो औरत से बोला, बहन जी आपने कहाँ जाना है? वो औरत खामोश रही। राजू को हैरत हुई।
देखो मैं रामपुर जा रहा हूँ, यहाँ तांगे के सिवा और कोई सवारी नहीं चलती। अगर रामपुर जाना है तो बैठ जाओ। मैं पैसे नहीं लूंगा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चिंता मत करो। वो औरत खामोशी से राजू के तांगे में आकर बैठ गई। राजू का घोड़ा पहले तो कुछ देर अजीब अंदाज में इधर उधर सर मारता रहा, फिर वो दौड़ने लगा। राजू का घोड़ा बराबर दौड़ रहा था। राजू बार बार उस औरत की तरफ मुड़कर देख लेता कि शायद वो ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करे, मगर वो तो खामोश बैठी थी और अपना चेहरा भी छुपाई थी। मौसम के तेवर बदल गए और जोर जोर से आंधी शुरू हो गई। हवा का जोर बहुत शदीद था। शदीद आंधी की वजह से तांगे को चलने में दुश्वारी हो रही थी। इतने वहशतनाक माहौल में राजू के एहसास पर खौफ छाने लगा। डॉक्टर की बात को लेकर उसे भी एहसास हुआ कि शायद वो पुरस्कार लड़की या आत्मा दोबारा उससे आ टकराई है और अब वो मेरे तांगे पर बैठी है। तभी तो दोबारा घोड़े की हालत गैर हो गई। इससे पहले कि खौफ की शदीद लहर राजू के शरीर में उतर जाती, सामने एक आदमी दिखाई दिया जो पैदल सड़क पर जा रहा था। वो नौजवान वर्दी में था और सफरी बैग थामे हुए था। राजू ने उसके करीब जाकर तांगा रोका। अरे दीपक आप? और इस समय? दीपक उसका दोस्त था। दीपक फौज में भर्ती हुआ था जबकि राजू उनसे मुख्तलिफ था। राजू ने तांगा चलाना चुना था। अरे दीपक बाबू, आप लारी अड्डे से पैदल गांव आ रहे हैं जबकि मैं भी वहां पर था, आप मेरे तांगे में आ जाते। दीपक बोला, लारी अड्डे तक पहुंचते देर हो गई थी और आप भी वहां नजर नहीं आए, इसलिए पैदल चल पड़ा। वैसे भी फौजी हूं और 10 मील का फासला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राजू बोला, यार वापसी पर एक मजबूर औरत रास्ते पर मिली, उसे भी तांगे में बिठा लिया, आप पिछली सीट पर आ जाओ। दीपक ने हैरत से कहा, लेकिन आपका तांगा तो खाली है। राजू उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। अरे अभी तो यहाँ बैठी थी, कहाँ चली गई? दीपक तांगे पर बैठते हुए मजाक में बोला, जहां तक मुझे मालूमात है राजू एक शरीफ आदमी था, कहीं वो लड़की? राजू उसका मजाक समझ गया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, वो कोई अजनबी औरत थी और पूरे रास्ते हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। खैर गांव चलते हैं। राजू का तांगा बड़ी तेजी से रामपुर गांव की तरफ जा रहा था। राजू की पत्नी काफी वक्त से उसकी राह देख रही थी। राजू को देखकर उसकी सांस में सांस आई। अरे आप कहाँ रह गए थे? राजू ने घोड़े को बांधा जो अभी तक डरा हुआ था। अरे मैंने कितनी बार कहा कि तुम परेशान मत हुआ करो। घोड़े को डॉक्टर के पास ले गया था, इस वजह से देर हो गई। और कितनी बार कहा है कि मेरा काम ही ऐसा है कि देर सवेर हो जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सर्दी की शिद्दत से राजू के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। राजू की पत्नी ने लकड़ियों को ईंधन के साथ कोयले की आग जलाई। राजू ने हाथ मुंह धोया और आग सेकने बैठ गया। राजू की पत्नी उसके लिए खाना ले आई। राजू बार बार घोड़े की तरफ देख रहा था। उसने डॉक्टर वाली बात पत्नी से भी बताई, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो गई। उसने राजू से कहा कि किसी दिन घर में पूजा का एहतमाम करो ताकि जो कोई भी काली शक्ति या आत्मा से छुटकारा हासिल हो। वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए। कुछ देर वो बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह राजू का घोड़ा मुर्दा पाया गया। घोड़े के अचानक मरने पर दोनों मियां बीवी काफी दुखी हो गए थे। अपने प्यारे घोड़े की मौत पर राजू सर पकड़कर काफी देर रोता रहा, जबकि उसकी पत्नी उसे दिलासा देती रही। राजू का घोड़ा मर गया था। पूरे गांव में ये बात फैल गई। हर कोई राजू से हमदर्दी करने आ रहा था। सच तो यह है कि गरीब लोग जानवरों को भी अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, जबकि आज के जदीद दौर में इंसान को भी नहीं समझता। घोड़े के सोग में काफी दिन गुजर गए और अब राजू बेरोजगार हो चुका था। अब वो मेहनत मजदूरी करता और जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और इस तरह घर का चूल्हा जलता। एक दिन वो बस्ती के पंडित के पास गया और कहा, पंडित जी, मुझे अपने घोड़े की मौत पर अभी तक दुख है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। और इस तरह राजू ने पंडित को डॉक्टर वाली बात भी बता दी। पंडित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, देखो बेटा, मरना तो है, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। मेरी सोच के मुताबिक डॉक्टर की बात सही थी। और राजू, ये बात भी सच है कि इस संसार में काली शक्तियां और आत्माएं भी हैं और रात के वक्त वो बलाएं बाहर निकलती हैं। हमारे बड़े बूढ़ों के मुताबिक इन जंगलों में एक आत्मा सदियों से भटक रही है और रामपुर में काफी लोगों ने रात के समय उस भटकती आत्मा को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उन्होंने बात नहीं फैलाई। तुम्हारे घोड़े को वो आत्मा नजर आ गई जिसे तुमने खंडर की सीढ़ियों पर औरत के रूप में देखा था। दरअसल वो नकाबपोश औरत एक भटकती हुई आत्मा है। भगवान का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया।
मेरी बात याद रखना, रात के वक्त कभी अकेले जंगल में नहीं जाना, मगर दिन के वक्त तुम जा सकते हो। राजू उनका शुक्रिया अदा करके वापस आ गया। वो सुबह सवेरे कुल्हाड़ा रस्सी लेकर जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर गांव में बेचता और इस तरह मेहनत करके अपना गुजारा करता। जंगल काफी गहरा था, सो हर तरफ सूखी लकड़ियां दस्तयाब थी। अब गांव वाले उसे राजू लकड़हारा कहकर पुकारते। सर्दियों के आखिरी दिन थे। एक दिन राजू कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया। करबो जवार से सूखी लकड़ियां बहुत कम मिली, इसलिए राजू आगे निकल गया। दोपहर से शाम हो गई। अब वो जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो गया जहां जंगली जानवर थे। इतनी ज्यादा मिकदार में सूखी लकड़ियां देखकर राजू हैरान रह गया। लगता है जंगल का ये वाला हिस्सा रामपुर के लकड़हारों की नजर से गायब है, उसने खुद से कहा और वक्त बर्बाद किए बगैर लकड़ियां काटने लगा। अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि एक चीता अचानक कहीं से आ गया। उसकी धाड़ सुनकर राजू के औसान खता हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो एक घने दरख्त पर चढ़ गया। चीता राजू को देखकर जोर जोर से धाड़ने लगा, जिससे जंगल में एकदम से वहशत छा गई। चीता दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। डर और खौफ के मारे राजू की बुरी हालत थी और सर्दी में भी पसीने छूटने लगे। वो उस वक्त को कोस रहा था जब वो यहाँ आया। चीता बाज नहीं आया। उसने फैसला किया कि वो अपना शिकार हासिल करके रहेगा। वो दरख्त के नीचे जमीन पर बैठ गया ताकि शिकार नीचे उतरे और वो उसे दबोच ले। सूरज ढल चुका था मगर चीता नीचे ही बैठा था। आखिरकार काफी इंतजार के बाद चीता अपनी जगह से उठा और राजू को देखकर गुस्से से धाड़ता हुआ वापस चला गया। राजू काफी देर से उस इंतजार में दरख्त के ऊपर बैठा था कि कब चीता वापस जाए और वो दरख्त से नीचे उतर ले। चीते के जाने के काफी देर बाद भी दरख्त के ऊपर बैठा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि चीता वहां से काफी दूर निकल गया है, तब वो दबे पांव दरख्त से नीचे उतरा और अपना कुल्हाड़ा संभाला। इधर उधर देखा और वापसी के लिए दौड़ लगा दी। रात की तारीकी गहरी थी, शायद वो रास्ता भी भटक गया था। अचानक एक औरत उसके सामने आ गई, जिसका चेहरा मुकम्मल घूंघट में छुपा हुआ था। राजू के भागते हुए कदम जैसे रुक गए। राजू को डॉक्टर और पंडित की बात याद आई। उसने औरत पर कुल्हाड़ा ताना और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम और रात के इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? पहले तो खामोश रही, लेकिन जब राजू ने उसे कुल्हाड़ा मारने की धमकी दी तो फौरन उसने अपना घूंघट उलट दिया और फिर चश्मे जदन में एक भयानक चीख के साथ ही राजू वहां से भागा, क्योंकि घूंघट के पीछे किसी का भी चेहरा नहीं था। क्योंकि वहां कोई चेहरा था ही नहीं, कोई वजूद नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी ने हवा के ऊपर घूंघट ओढ़ रखा हो। राजू खौफ के आलम में गिरता पड़ता भाग रहा था। खौफ के मारे उसकी दिल की धड़कन ही जैसे बढ़ गई और रामपुर पहुंचते पहुंचते उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। राजू को हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। अपने घोड़े की तरह राजू भी मुर्दा पाया गया और फिर राजू के बाद तो लोगों ने हमेशा हमेशा के लिए रात में पुराने खंडर के रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।